हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। बस इसके लिए एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आत्मनिर्भर भारत का ये पार्ट थर्ड है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एक मीन्स कहूँ कि और कोई भी और छोड़ नहीं छूटने वाला, इस तरीके का यहाँ पे टॉपिक है। जो रिलीफ पैकेज सरकार के द्वारा दिया गया था उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है कि किस सेक्टर्स में कितने खर्च किए जा रहे हैं और किस सेक्टर्स में पहले क्या इश्यूज़ था, अब क्या इश्यूज़ होने वाले हैं और उसको कैसे सरकार यहाँ पे टैकल करेगी। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा और हम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे थर्ड देखने वाले हैं। तो यहाँ अभी हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो भी इस पैकेज में अनाउंस किया गया है उसके बारे में देखे थे। कुछ सिग्निफिकेंट मेजर्स जो अनाउंस किया गया है उसके बाद हम लोग एमएसएमई सेक्टर में देखेंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे रिफॉर्म किया गया है कि वो डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया है एमएसएमई सेक्टर का, तो उसको डिटेल में देखेंगे। फिर और भी यहाँ पे क्या क्या मेजर्स अनाउंस किया गया है जो कि सिर्फ एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, तो उसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस का कुछ और भी पार्ट अगर बच गया तो उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अब हम लोग हाउसिंग देखेंगे। इससे पहले हम लोग सिविल एविएशन देखे, कोल देखे, माइनिंग देखे, मिनरल्स देखे। तो अब हाउसिंग सेक्टर्स में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या यहाँ पे प्रावधान लाया गया है। हाउसिंग सेक्टर्स में आपको पता है कि 2 तरीके की यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर्स चलती है। एक तो होता है रेसिडेंशियल, या फिर इसी में आप लोग कह लो कि कमर्शियल भी होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जिसको कि हम लोग यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पैसे कमाते हैं, ह्यूज करप्शन देखने को मिलता है। और जो लोग यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि रेरा के अंदर यानी कि एक कानून लाया गया था 2016 में, उसमें क्या है ना कि एक्सटेंशन किया जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन और जो कंप्लीशन है डेट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 देखते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। 5 महीने से कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो नहीं रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है। इट मीन्स कि बंद हो चुका है अभी भी। तो अब तो सब कुछ रिवाइव हो चुका है, कामें चल रही है और साथ ही साथ आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो उसी को देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है कि अगर आप लोग को रियल इस्टेट के तहत अगर अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर आपको अपनी बिल्डिंग लेनी है, तो उसमें आप लोग रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ जो कंप्लीट करने का डेट है कि रियल इस्टेट एक प्रोजेक्ट जो है कितने सालों में आपका कंप्लीट होगा, तो वो उस डेट को भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस मेजर्स का, वो ये है कि जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करना है और इंश्योर करना है कि वो टाइमली अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। ऐसा ना वो यहाँ पे तर्क वितर्क दे कि कोविड-19 के कारण डिले हो गया तो उनको और मौका मिल जाए डिले करने का, तो वैसा नहीं है। सरकार उनसे ज़्यादा तेज़ है और सरकार पहले से ही इस तरीके के पॉलिसी को लेकर आ गई है। इनको इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को एडवाइस करेंगे। साथ ही उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पे एडवाइस करेंगे कि कोविड-19 को वो ट्रीट करे एज एन इवेंट ऑफ फोर्स मेजर बाय रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये यहाँ पे फोर्स मेजर का मतलब क्या होता है? फोर्स मेजर का मतलब एक कॉमन क्लॉज रखा जाता है किसी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एसेंशियली ये फ्री होता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। जो लाइबिलिटी होते हैं और जो ऑब्लिगेशन होता है दोनों पार्टी की तरफ से, ये जो एक कॉमन क्लॉज होता है जिसमें कि आपको फ्रीडम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो पार्टीज़ की कंट्रोल है ना, उसके बाहर ये देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि वॉर हो गया, स्ट्राइक हो गया, राइट हो गया, क्राइम हो गया, या फिर आज के डेट में जो ये आपका पेंडेमिक है, ये तो एपिडेमिक लिखा है, लेकिन पेंडेमिक जो है इस तरीके के टाइम में जो है ना थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है। मान लीजिए कि रियल इस्टेट कोई है, कहीं पे आपका बन रहा है, दिल्ली के पॉश इलाके में बन रहा है और वहाँ पे मैं अपनी एक बिल्डिंग खरीदना चाह रही हूँ। तो इस तरीके के पेंडेमिक में क्या हो गया कि अब एक क्लॉज इंक्लूड हो जाता है जिसको हम लोग फोर्स मेजर कहते हैं। फोर्स मेजर के थ्रू क्या है कि मैं भी यहाँ पे फ्रीडम हूँ और फ्री है, मैं भी यहाँ पे फ्री हूँ और साथ ही रियल इस्टेट वाले जो यहाँ पे अथॉरिटी है वो भी फ्री है कि उनको 5 महीने जो है पूरा फ्री मिलेगा। वो इस तरीके के कानून के तहत नहीं आएंगे कि हाँ कितने टाइम में उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है। ये सारी जो बाधाएं होती है, ये सारा जो बाउंडेशन होता है, इन सारी चीज़ों से फ्री माना जाता है, ठीक है। तो कोविड-19 में इसको फ्री कर दिया, रेरा वाला जो सिस्टम है। साथ ही यहाँ पे फ्रेश जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इशू कराया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए और रिवाइज टाइमलाइन के साथ। जैसे कि मैं अगर घर खरीद रही हूँ तो मुझे ये इंश्योर किया गया था कि जैन 2021 में जो है ये मुझे घर अलॉट हो जाएगा, बट अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, तो
मे भी इसको जो है आप देखोगे कि 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अब जो मुझे जाकर मिलेगा वो जुलाई 2021 में मिलेगा। तो फिर मुझे फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जिसमें कि इंश्योर करना है कि कितने डेट में जो है मुझे अपना घर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो एक्सटेंशन है टाइमलाइन का उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस जो कि रेरा कंकरेंटली के अंदर आता है। साथ ही इससे क्या होगा कि जो हाउसिंग सेक्टर्स है हमारे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए वो यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम लोग बेनिफिट देखें तो बेनिफिट क्या है कि 2.5 लाख जो मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, 70,000 करोड़ तक का देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि जॉब क्रिएशन होगा। जब कहीं भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करोगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होता है कि जॉब क्रिएशन होता है। तो ये सारे फील्ड बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आपको जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि CLSS ये है क्या, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है उसको भी मार्च 2021 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है क्या, ये एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसके तहत जो है ना सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बट मिडिल इनकम ग्रुप जो है ना वो यहाँ पे होम लोन ले सकते हैं और वो भी कम EMI में। तो ये वाली बात हो गई, इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम ही कहते हैं, यानी कि कम आपको सस्ते रेट में जो है सस्ते दर पे आपको यहाँ पे EMI दिया जाएगा। EMI कहने का मतलब है कि किस्तों में आप जो है ना अपने घर की रेंट भरो। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक साथ जो है 10 लाख नहीं इकट्ठा कर पा रही हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि सरकार से गुहार लगाऊंगी, सरकार मुझे जो है इस तरीके का CLSS देंगे जिसके थ्रू जो है मैं बैंकों से जाके लोन ले पाऊंगी EMI के थ्रू, और मैं हर एक महीने जो है ना कुछ पार्ट भरूंगी, जैसे कि 10,000 भर दी, 5,000 भर दी। तो इस तरीके का जो है सस्ते दर पे जो है आपको देखने को मिलेगा EMI यहाँ पे दिया जाता है। अगर मिडिल इनकम ग्रुप के क्लास के बारे में देखें तो यहाँ पे इनका एनुअल इनकम जो है वो 6 से 18 लाख होना चाहिए। तो ये आपका 2017 में से ये ऑपरेशनलाइज्ड है। स्कीम जो है इसके थ्रू 3.3 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जो है आज तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आगे भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बहुत सारे फैमिलीज़ को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाउसिंग के बारे में देख लिए। अब डिस्कॉम कंपनी के बारे में देखते हैं। कल आपकी जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी चल रही है विजन आइज की, उसमें हम लोग देखिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम। तो आई थिंक कि वो इकोनॉमी के लेसन आप लोग देख लिए होंगे, तो यहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी होगा। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन अगर हम लोग देखें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में यहाँ पे दिया जा रहा है, और इस बार जो आत्मनिर्भर भारत में आपका पैकेज रखा गया है वो 90,000 करोड़ तक का रखा गया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखें कि डिस्कॉम बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। और डिस्कॉम यानी कि आप लोग देखते हो कि पहले प्रोडक्शन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ जो पावर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पावर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से चलता है, बट प्रॉब्लम और इशू जो आता है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यहाँ पे डिस्कॉम, इट मीन्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, तो इसलिए सरकार यहाँ पे 90,000 करोड़ का एलोकेशन किए है। क्या क्या इशू फेस किया जा रहा है ये देख लेते हैं। अनप्रेसिडेंटेड कैश फ्लो प्रॉब्लम है, यानी कि या तो कैश की कमी है या तो कैश आ रहा है तो गलत तरीके से ये चला जा रहा है। डिस्कॉम पेएबल अगर हम लोग देखें पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज़ को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आज के डेट में 94,000 करोड़ है। अदर फीचर्स अगर हम लोग इस स्कीम का देखें तो इस स्कीम के अंदर जो लोन है वो यहाँ पे स्टेट गारंटी के अगेंस्ट में आपका दिया जाएगा, और वो एक्सक्लूसिव पर्पस क्या है कि लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है डिस्कॉम को कि वो पावर जनरेट करे, और यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन कंपनीज़ को। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो यहाँ पे जनरेशन कंपनी है वो यहाँ पे रिबेट देंगे, यानी कि कुछ छूट देंगे डिस्कॉम को कि वो यहाँ पे अपना फाइनल कंज्यूमर को जो है ना ये इसको पास कर सके। यानी कि मान लीजिए कि जो डिबेट दिया जा रहा है, रिबेट कहने का मतलब कुछ छूट होता है, जैसे कि डिस्कॉम कंपनी को यहाँ पे करना है, लेकिन डिस्कॉम कंपनी क्या कर सकते हैं कि वो अपने कंज्यूमर को जहाँ पे वो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर्स के थ्रू जो है इसको पे करा सकते हैं। साथ ही पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो वो भी यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है और डिस्कॉम कंपनी के लिए। तो पहले यहाँ पे टैरिफ पॉलिसी पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो कंज्यूमर राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस और इससे जो एसोसिएटेड पेनल्टीज़ है डिस्कॉम के लिए उसके ऊपर बात की जाती है। इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग और आगे देखें तो यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है सेक्टर्स का उसको इंश्योर किया जाएगा कि इस तरीके के जो डिस्कॉम कंपनी है जो हमारे भारत की और बहुत सारे स्टेट्स में ये चलती है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे इंश्योर करना है कि सही तरीके से काम करे। साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को भी ये इंस्टॉल करने का काम तेज़ी से करे, क्योंकि इससे बिजली की चोरी कम हो पाएगी, है कि नहीं।
प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है यूनियन टेरिटरीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि स्टेट्स में आपका इस स्टेट में प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो करने का बात किया जा रहा है वो यूनियन टेरिटरीज़ में किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि बेटर सर्विस मिल पाएगा कंज्यूमर को, ऑपरेशन और जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इंप्रूव हो पाएगा। साथ ही साथ इससे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि मॉडल्स भी यहाँ पे आपका सही तरीके से आ पाएगा कि दूसरे यूटिलिटीज़ भी हमारे कंट्रीज़ में हो सकें। सो ये सारी बातें जो है हमारा डिस्कॉम के अंदर है। बैंकिंग के अंदर क्या बातें रखा गया, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाया गया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। यही हमारी टॉपिक रहेगी, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, जो कि एनबीएफसी में देखेंगे, एचएफसी में देखेंगे, एमएफआई में देखेंगे, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे जो एलोकेशन दिया गया है वो 30,000 करोड़ तक का दिया गया है। इस स्कीम के अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोनों तरीके के मार्केट ट्रांजेक्शन में, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी सपोर्ट मिल पाएगा, यानी कि यहाँ पे एनबीएफसी है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशंस कहते हैं, कंपनीज़ कहते हैं सॉरी, और एचएफसी है और म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, तो इन सबको यहाँ पे पैसे मिल पाएंगे, लिक्विडिटीज़ मिल पाएगा, जिससे कि वो अपना जो है फंक्शन बेटर तरीके से कर पाएंगे। सिक्योरिटीज़ है जो कि इस स्कीम के अंदर जनरेट किया जाएगा और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली गारंटीड है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, 2.0 यहाँ पे लाया जा रहा है एनबीएफसी के लिए, और यहाँ पे जो आपका एलोकेशन रखा गया है वो 45,000 करोड़ तक का है। गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, वो भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए, कि वो यहाँ पे हाई रेटेड जो एसेट है उसको वो खरीद सके और फिनेंशियली साउंड करे। यानी कि एनबीएफसी और एचएफसी में हम लोग देखते हैं कि कई बार पैसे की कमी होती है, बहुत सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं जो कि डूब गए हैं और तो प्रॉब्लम आती है, एनपीए के कारण घाटे में चल रही है, तो ये सारी चीज़ें ना हो सके। 2.0 लाने का क्या मतलब था, क्या ज़रूरत पड़ा, तो एनबीएफसी, एचएफसी और जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे लो क्रेडिट आपका रेटिंग है, जिसमें कि लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बहुत कम दिखाया जा रहा है। ILNFS आप लोग को याद होगा एक एनबीएफसी था जो कि इतना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा था, इसकी रेटिंग अगर देखें तो AAA में इसकी रेटिंग थी, बट अचानक से जो है ये बैंकरप्ट हो गया। तो कैसे हो गया, इससे यही पता चलता है, दो चीज़ पता चलता है, एक तो यहाँ पे जो रेटिंग कंपनीज़ है वो सही तरीके से रेटिंग नहीं दे रहे, पैसा खा के बैठ गए हैं, या फिर दूसरा आप लोग देख लो कि एनपीए की इशू कितना है कि हर एक यहाँ पे एनबीएफसी हो, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन हो, स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक हो, वो सब यहाँ पे छुपाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसलिए यहाँ पे लाने की ज़रूरत पड़ी है कि जो लो क्रेडिट यहाँ पे रेटिंग दिया जा रहा है उसमें अभी क्या है कि लिक्विडिटी की ज़रूरत है, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर्स को या फिर आपके इंडिविजुअल को ये लेंड करने में आसानी हो, ठीक है, उनको बोरो करने में यहाँ से आसानी हो। ऑपरेशन डिटेल्स देखिए 2.0 का, तो जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये आपका एक्सटेंड किया गया है कि यहाँ पे बोरोविंग को कवर किया जाएगा कुछ प्राइमरी इशुएंस करके, जैसे कि बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर है। साथ ही फर्स्ट जो 20% लॉस है डिफ़ॉल्ट के ऊपर, ये यहाँ पे गारंटर के ऊपर यहाँ पे आपका दिया जाएगा। AA रेटेड जो कमर्शियल पेपर और इससे बिलो जो है ना, वो यहाँ पे आप देखोगे कि अनरेटेड कमर्शियल पेपर है जो कि एलिजिबल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी यहाँ पे बातें रखी गई है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिसी रिफॉर्म अनाउंस फॉर अदर सेक्टर्स, कुछ और भी सेक्टर्स यहाँ पे बच गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहला क्या यहाँ पे काम करना है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये कैसे किया जाएगा, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के द्वारा किया जाएगा। यानी कि देखा जाएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग में दो चीज़ें देखी जाती हैं कि एक तो कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कितनी हुई है, दूसरी की रीज़न ऑफ यहाँ पर डिले देखने को मिलता है कि अगर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन यहाँ पे जून 2020 तक का टारगेट था तो ये यहाँ पे अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो रीज़न निकल कर आता है कि उसको जो है पैसे की कमी है, फंड की कमी के कारण बहुत सारी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक चल जाता है, उसका डिले आप देखते ही जाओगे। तो इसमें क्या करते हैं कि सरकार जो है ना कुछ कुछ समय में वो यहाँ पे पैसे मुहैया कराते हैं, फंड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है ना वो आगे चलते रहे। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के लिए के थ्रू यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है प्राइवेट सेक्टर्स का वो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग इसको बहुत बेटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के पास जितना भी यहाँ पे पैसे होते हैं वो सरकार जो है ना उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को रुक ना जाए, प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए, इसलिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो है ना सरकार यहाँ पे इस तरीके का गैप फंडिंग लेकर आती है। साथ ही इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और 30% हर एक सेंटर्स के द्वारा और स्टेट के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो ये ध्यान रखना है।
जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 30% सेंटर देगी और बाकी 70% जो है स्टेट देंगे, जिससे थ्रू यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है कि बात किया जा रहा है सेल्फ रिलायंस का, कि अब हम लोग आत्मनिर्भर होने वाले हैं और डिफेंस प्रोडक्शंस में भी होंगे। तो मेक इन इंडिया हमारे यहाँ ऑलरेडी एक स्कीम है जिसके थ्रू जो है हमारे कंट्री में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो इससे क्या है कि लिस्ट ऑफ वेपन और प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा, जिसको कि अब हम लोग इंपोर्ट करने के लिए बैन कर सकते हैं। यानी कि अब हम लोग अपने कंट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग प्रेरित होंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और वही सारी चीज़ों को जो हम लोग पहले दूसरे कंट्री से बोरो कर रहे थे, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे ना, वो अब हम लोग नहीं करेंगे। हमें अपने यहाँ के जो स्पेयर पार्ट्स है उस पर फोकस करना है। साथ ही साथ एक अलग से बजट लेकर आना है कि कैसे हम लोग डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट अच्छे से कर सकें, और ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, जो ऑर्डिनेंस सप्लाईज़ है उसको इम्प्रूव करना है। अदर पॉलिसी रिफॉर्म देखें तो यहाँ पे एफडीआई लिमिट, जो कि आप लोग जानते हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर की कंपनियाँ जो है, बाहर के लोग जो है हमारे कंपनीज़ के, इंडियन कंपनीज़ में जब इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सब सेंटर्स में जो कि ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे जो पहले 49% था, इसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है। एफडीआई में आप देखोगे तो 2 रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि मान लीजिए कि जर्मनी की कोई लोग है जो कि हमारे कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। अब गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए जो है समटाइम्स ये परमिशन क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट मे टेक्स 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर्स, तो इस तरीके का भी टाइम हो जाता है। तो इसमें जो है इन्वेस्टर्स उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर ऑटोमेटिक रूट होता है तो इट मीन्स कि इसमें इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंट मिलता है, वो ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने हिसाब से अगर आना चाहते हैं तो आए और इतना जो है इन्वेस्ट करके जाए। तो इन्वेस्टमेंट जो है पहले ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे आपका 49% था, बट इसको बढ़ा दिया गया है 74% तक। टाइम बाउंड यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होना चाहिए, और जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे फास्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायल और जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और हो पाएगा। तो डिफेंस प्रोडक्शंस में भी हम लोग जो है अपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्पेस एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको पता है कि स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा है। तो सैटेलाइट सर्विस में, लॉन्चेस में और अदर जो स्पेस बेस्ड सर्विस होते हैं, इन सारे जगहों पे जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमारी पब्लिक सेक्टर काम करती है, इसरो जैसे काम करती है, वैसे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी आएंगे, प्राइवेट कंपनीज़ भी आएंगे, तो वो भी यहाँ पे इक्वालिटी के साथ यहाँ पे काम करेंगे। साथ ही प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होगा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यहाँ पे सही तरीके से दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो इसरो के फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, साथ ही साथ उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। ओपन फ्यूचर यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस के लिए। साथ ही एक लिबरल जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी होगा, जिसके थ्रू रिमोट सेंसिंग जो डेटा है वो हम लोग टेक एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक रिसर्च रिएक्टर को इस्टेब्लिश करना है, वो भी पीपीपी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जिसके थ्रू जो मेडिकल आइसोटोप्स है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। और इससे क्या होगा कि ह्यूमैनिटी को वेलफेयर यहाँ पे हम लोग प्रोमोट कर पाएंगे, जिससे कि एक अच्छा खासा जो है कैंसर और जो अदर डिजीज़ेज़ है जिनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत सारे लोग जो है इसकी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, तो एक अफोर्डेबल सस्ते रेट में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे जो आपका यूज़ किया जाता है इरेडिएशंस टेक्नोलॉजी, उसको भी पीपीपी मॉडल में ही यहाँ पे आपका दिया जाएगा। इट मीन्स कि प्राइवेट और जो पब्लिक कंपनीज़ है वो एक साथ आकर काम करेंगे, और इससे क्या होगा, फूड प्रिजर्वेशन किया जाएगा, जिससे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा, फार्मर्स को यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो इंडिया का रोबोस्ट स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे लिंक किया जाएगा न्यूक्लियर सेक्टर से, जो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स, इसको सेटअप किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी से काम कर पाएंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप अपने आइडियाज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने चाहते हो, और आप जो है करना चाहते हो, उसी के बेसिस में आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हो, अपना काम जो है कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और उससे क्या हो रहा है कि आप जॉब सीकर नहीं हो, आप जॉब क्रिएटर हो, आप बहुत सारे लोगों को जॉब दे रहे हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे एमएसएमई अनाउंस फॉर बिजनेस इन जनरल इंक्लूडिंग एमएसएमई मेजर्स अनाउंस्ड फॉर बिजनेस इन जनरल में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी बढ़ाया जा रहा है, जो कि बिजनेसमैन की तरफ से बिजनेसमैन के लिए, और यहाँ पे कुछ मेजर्स लाया गया है, जैसे कि कोलेटरल फ्री लोन लेना है, और कुछ पुशेस दिया जा रहा है कि लॉन्ग ओवरड्यू
इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है बढ़ावा होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक हमारा रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, पब्लिश किया जाता है हर एक साल, और जिसमें कि 10 इंडिकेटर्स है। उसमें बताया जाता है कि किसी कंट्रीज़ में अगर आप लोग को बिजनेस करना है तो उसके लिए कितना वहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या क्या मेज़र यहाँ पे अनाउंस किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है बिजनेसेस के लिए, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर्स भी आते हैं। तो 3 लाख करोड़ तक का रखा गया है। यानी कि एमएसएमई में आप देखोगे कि यहाँ पे कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत लोन लेते हैं बैंकों से, और फिर वो अपना जो है कंपनी, अपना कारोबार जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे सारे फैक्ट्रियाँ, कारखाने सब बंद हो गए थे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है एमएसएमई सेक्टर्स को यहाँ पे निकल कर आया। तो यहाँ पे एडिशनल फंडिंग उन लोग को प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो खरीद सके, और जिससे वो अपनी जो बिज़नेस है उसको फिर से रीस्टार्ट कर सके। साथ ही यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी उनको प्रोवाइड करना है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी यहाँ पे उनको देना है, जो कि बिज़नेस के लिए और एमएसएमई के लिए है, और ये बैंकों से, एनबीएफसी के लिए से ही इनको देना है। साथ ही साथ 100% क्रेडिट गारंटी कवर है। क्रेडिट गारंटी कवर क्या होता है कि जो इनको एक सेकेंड 100% जो क्रेडिट गारंटी है वो यहाँ पे बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एनबीएफसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट में भी और इंटरेस्ट पेबल में भी। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि 100% जो क्रेडिट गारंटी है ये होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना कुछ ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, या फिर छोड़िए ब्यूटी पार्लर तो अलग हो गया, मैं यहाँ पे कारखाने में जाकर जो है पीपी किट बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होंगे ना, स्विंग मशीन चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, तब ना मैं उसे सिल कर बना सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए। मैं जब अगर बैंकों से लोन लूँगी, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे लोन लेना है, तो 1 लाख का अगर मैं लोन लेती हूँ, और मुझे मेरे कारोबार से मैं पीपी किट जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ वो सही तरीके से मार्केट तक पहुँचा नहीं है, या तो मार्केट तक पहुँचा तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लोग उसे पसंद नहीं किए, और मेरी जो यहाँ पे जितनी भी मेहनत है वो चली गई पानी में, और मुझे उतना जो है जितना मैं लोन ली हूँ उस हिसाब से मैं कमा नहीं पाई हूँ, तो क्या होगा कि मैं वापस से जो है बैंकों को पैसा नहीं दे पाऊँगी। तो ये मैं यहाँ पे जो है सरकार को बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैं यहाँ पे पैसा ली थी लेकिन मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो सरकार इस चीज़ का जो है ना यहाँ पे कवर करेंगे, यानी कि 100% जो 1 लाख रुपीज़ जो मैं जिस रेट पे ली हूँ ना, वैसे ही जो है पूरा का पूरा सरकार यहाँ पे करेगी, मुझे एक पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे और भी बातें होंगी कि सरकार ऐसे ही तो नहीं सबका पे कर देगी। सरकार इसके पीछे जो है सारी चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे कि मैं कितना मैन्युफैक्चर की हूँ, क्या मार्केट रिस्पॉन्स रहा है, लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया, मेरे क्वालिटी क्यों इतने डिग्रेड रहे। तो ये सारी चीज़ें पहले देखा जाएगा, तभी यहाँ पे जो है 100% सरकार के द्वारा जो है वो बैंकों को पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पे ये जो स्कीम है ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि रिजम्पशंस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे कि 45 लाख यूनिट्स जो है इस तरीके के यहाँ पे जो आपका सहयोग है उससे यहाँ पे जो है उन 45 लाख यूनिट्स तक जो है वो फिर से रीओपन हो पाएंगे। मेजर्स अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ईपीएफ के लिए क्या क्या लिया गया, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए, तो ईपीएफ सपोर्ट किया जा रहा है बिजनेसेस को और वर्कर्स को, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें कि आप देखोगे कि 12% जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है और 12% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे ईपीएफ फंड के द्वारा, ईपीएफ अकाउंट के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो वहाँ पे आपका ईपीएफ होता है, इसमें आपका कुछ ना कुछ जो है आपके एनुअल मंथली इनकम से ही कट के जो है ईपीएफ में आपका जाता है। तो यहाँ पे गरीब कल्याण योजना के द्वारा ही 12% जो है एम्प्लॉयर और 12% जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो मेजर्स है ये आपका जो है अनदर 3 मंथ्स तक ये आपका सपोर्ट किया जाएगा, जो भी आपका सैलरी मंथ है जून जुलाई और अगस्त, तो यहाँ तक भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। इससे बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी रिलीफ जो है ना वो 2500 करोड़ तक का है, और यहाँ पे 3.67 लाख इस्टेब्लिशमेंट है और 72 लाख जो है एम्प्लॉयज़ है। तो इतने मास नंबर पे जो है इससे बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि यहाँ पे लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए ईपीएफ के बारे में ये ध्यान रखना। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये रिड्यूस किया गया है बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए, जो कि 3 मंथ का है। तो यहाँ पे प्राइमरी एम यही है इस स्कीम का कि लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना है बिजनेसेस को, वर्कर्स को, जो कि यहाँ पे ईपीएफ सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो ईपीएफ सपोर्ट यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, वो अगर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे तो उनको अलग से लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अंदर क्या है कि एक स्टैट्यूटरी आपका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस किया जाएगा, और इसमें जो है आपका
आज के डेट में जो 12% था उससे कम करके यहाँ पे 10% जो है यहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जाएगा, और वो भी 3 मंथ के लिए, जून जुलाई अगस्त तक के लिए। CPSE और यहाँ पे स्टेट PCS की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे जो है 12% अपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यही होगा ना कि जो होम सैलरी है आप यहाँ पे जो है इससे होम सैलरी आपका ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि आप घर तक पैसे ज़्यादा ले पाओगे। 12% आपके टोटल जो इनकम होता था एक मंथ का, उससे 12% आपका कट जाता था, ठीक है। लेकिन अब 12% नहीं कटेगा, 10% कटेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका 2% और ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा, यानी कि घर आप ज़्यादा ले पाओगे, आपके हाथ में पैसा ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम यही किया गया है, ठीक है। अब आते हैं रिफॉर्म एंड अनेबलर अनाउंस फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए सरकार का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज के डेट में फंडा है ना कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी इंडिकेटर है, टोटल 10 इंडिकेटर है, तो उस पर बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि हमारे कंट्रीज़ को जो है एक बिज़नेस अनेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सके, जिससे कि लोग अगर हमारे कंट्री में आके बिज़नेस करना चाहते तो उनको किसी भी तरीके से हर्डल फील ना हो। तो आइए देख लेते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या क्या रिलीफ दिया जा रहा है और किस तरीके से रिफॉर्म की बात की जा रही है। तो रिफॉर्मिंग गवर्नेंस, सबसे पहले गवर्नेंस को रिफॉर्म करने का बात किया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में आप लोग डिफरेंस समझते हो? समटाइम्स मैं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट जो कि हमारे सरकार होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि नंबर ऑफ़ पीपल्स है हु आर गवर्निंग आवर कंट्री, हु सेट्स द रूल्स ऑन विच आवर कंट्री इज़ गोइंग ऑन विच आवर कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोइंग ऑन। तो ये सारे क्या होते हैं, इसको गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी सरकार होती है जो कि कुछ सेट्स बनाते हैं, और इसके रूल्स ऑफ सेट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन होती है। बट ये जो आपका कुछ जो रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको जो एक्सरसाइज किया जाता है, जो पावर दिया गया है सरकार को, जो सरकार काम करती है, उसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। बात किया जाता है गुड गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस कैसे होगा? गुड गवर्नेंस कुछ जो है उसमें क्वालिटीज़ होना चाहिए कि सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे। साथ ही साथ आप लोग क्या हो सकता है कि सरकार जो है ना, जो भी काम है, जो भी टारगेट रखा गया उसको टाइमली जो है वो इम्प्लीमेंट करे, टाइमली उसको अचीव करे। तो सरकार जो है ऑनेस्ट रहे, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाए, लोगों के वेलबींग के लिए काम करे। तो ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस की जो है कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। तो बात करते हैं कि अभी काम किया जाएगा, तो गवर्नेंस को रिफॉर्म किया जाएगा, यानी कि जो सरकार का यहाँ पे काम करने का तरीका है, जो पावर है जो कि एक्सरसाइज करते हैं, उसको यहाँ पे रिफॉर्म करना है। आप देखो कि सस्टेन मेजर्स जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि कुछ इससे हमारे इंडिया की पोजीशन जो है ना वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो पाएगी हमारे वर्ल्ड बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और पहले से ही हो पा रही है। आप लोग सोचो कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो उस समय हमारा जो वर्ल्ड बैंक में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी यहाँ पे पोजीशन थी वो 142 थी, लेकिन आज के डेट में आप 2019 में देखोगे तो ये 63 हो चुका है। 142 से 130 आया, फिर 130 आया, फिर उसके बाद आपका 77 आया, फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो है 63 आया। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इसी तरीके से काम करते जाना है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में भी हमारे यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है हमारी रैंकिंग इंप्रूव होते रहे। तो ये सारे मेजर्स है जिसमें आप देखो कुछ प्रोसेस लिया जा रहा है, जैसे कि परमिट दिया जा रहा है, परमिट ग्रांट करने का जो है जल्दी से जल्दी दिया जाता है, क्लियरेंस में यहाँ पे देरी नहीं लग रहा है, सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो है ये भी यहाँ पे आपका टाइमली दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि आप देखो कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें आपकी रैंकिंग जो है सही होगी। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, यानी कि आप लोग देखे हो कि IBC कोड हमारे यहाँ लाया गया है, और ये कोड जो है ना ये 2016 में लाया गया था, जिसमें कि अगर कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है या फिर बैंकरप्ट हो रहा है तो उसको सही से जो है रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा था, इस कोड को, ये कोड बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि ये कोविड-19 में जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि इसको रोक दिया गया है कुछ सेक्शन अप्लाई करके, बट कोई नहीं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन सही तरीके से हो रहा था, जिसके थ्रू हमारी जो रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनका मिशन मोड है कि नेक्स्ट फेज़ ऑफ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको सही तरीके से करना है, और इसमें कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे इंडिकेटर्स है जिसको और ज़्यादा जो है आपका रैंकिंग बढ़ाना है, जैसे कि ईज़ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा आसान करना है, फास्टर डिस्पोजल करना है जो कमर्शियल डिस्प्यूट है, टैक्स रिजीम जो है हमारे यहाँ सिंप्लीफाई करना है। तो अभी इनकम टैक्स का जो है न्यू रूल्स निकल कर आया है, कुछ न्यू उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग उसको देखे हो कि नहीं देखे हो, कोई बात नहीं, हम लोग विजन आइज की जो मंथली मैगजीन डिस्कस करते हैं उसमें आप लोग को पता चल ही जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ, अगर हम लोग यहाँ पे मेजर्स देखें तो इसमें क्या है
कि अगर डिस्क्रिमिनलाइजेशन अगर हम लोग देखें कंपनीज लॉ डिफ़ॉल्ट जो कि 2018 में था, तो 16 ऐसे ऑफेंसेस है, जैसे कि CSR रिपोर्टिंग में शॉर्ट कमिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बोर्ड रिपोर्ट है वो इनएडुकेट है, यानी कि सही से नहीं मिल पा रहा है। फिलिंग डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है। एनुअल होल्डिंग जो जनरल मीटिंग है उसकी कमी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कमी थी। एक डेटा बैंक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जिसको कि लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन्स है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस को रैशनलाइज किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ IBC कोड, इसी के बारे में बात करी थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो रिलेटेड मेजर से क्या क्या लिया गया, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है कि जिसमें कि इंसॉल्वेंसी आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कहने का क्या मतलब होता है, ये दोनों दो वर्ड है। ठीक है, हम लोग एक ही समझ लेते हैं समटाइम्स। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है जो कि ABC नाम की है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ कि अपने कंपनी को बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन ले रही हूँ। स्वाभाविक है। ठीक है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो डजेंट मैटर, मैं क्या कर रही हूँ, बैंकों से लोन ले रही हूँ और लोन लेके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने का कोशिश कर रही हूँ। और ये जो कंपनी ओपन की हूँ इसको और ज़्यादा अच्छे से चला रही हूँ। बट क्या हो रहा है कि मार्केट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, मेरी कंपनी में काम सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक समय के बाद क्या होगा ना कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है और मुझे उतना ज़्यादा जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं बैंकों की जो लोन ली हो उसको वापस से कैसे जो है इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे एक समय के बाद ये समझ में आएगा कि चलो रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कर्ज में जा रहा है। लेकिन ये जो IBC कोड है वो यहाँ पे देखते रहते, जब यहाँ पे रेटिंग एजेंसी या फिर IBC कोड अगर ये देख लिए और ये मेरे कंपनी को देख लिए कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है और अब ये जो है उस घाटे से उभरने के कंडीशन में भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस मेरी कंपनी जो है ना लॉस में जा रही है। तो अगर ये चीज़ पता चल जाता है यहाँ पे आप अगर ये चीज़ पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, कोई कंपनी है जो कि ABC नाम की है लेकिन वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस तरीके के अगर मेरे कंपनीज़ का जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है कि ये शायद ही अपने आप को रिवाइव कर पाए, शायद ही बैंकों का जो लोन है ना वो यहाँ पर वापस उनको मिल पाए। तो ये क्या होता है ना कि ये देखते रहते, सारे कंपनीज़ की रेटिंग वगैरह देखते रहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स देखते रहते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये कंपनी मेरी ABC जो है इंसॉल्वेंट हो गई। लेकिन बैंकरप्ट कब होगा? बैंकरप्ट तब होगा ना जब मैं अपने मुंह से डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, मैं CEO हूँ। मैं जब यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी कि हाँ ABC नाम की मेरी कंपनी है और मैं इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुकी हूँ कि अब मेरी औकात नहीं है कि मैं बैंकों की लोन वापस करूँ और मैं यहाँ पे जो है कंपनी को रिवाइव कर सकूँ। इट मीन्स कि अब मेरी कंपनी बंद होने वाली है, इसको वाइंड अप कर दीजिए और बैंकरप्ट हो गया है। और ये मैं IBC कोड को बोल दूंगी और IBC कोड क्या करेंगे कि अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और प्रोसीजर स्टार्ट करने से क्या होगा कि फिर वो जितनी भी लोन है मेरे उसको वो वापस जो है भरने का कोशिश करेंगे, जितनी भी यहाँ पे मेरे डेट है, कर्ज है, उसको वो रिवाइव करने का कोशिश करेंगे। तो ये काम करते हैं। बैंकरप्सी कहने का मतलब है कि जब किसी कंपनी के जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं अगर वो यहाँ पे कह दे, मालिक कह दे इस तरीके से कि हाँ कंपनी अगर डूब गई है तो ही बैंकरप्ट होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे बैंकरप्सी IBC कोड को ये पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है ना थोड़े लॉस में जा रहे हैं, तो फिर भी वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रोसीजर स्टार्ट कब से होता है? 1 करोड़ से। यानी कि आप देखो कि 1 लाख जो है जिसमें कि इनडायरेक्टली आपका MSME आता है, उसके बाद 1 लाख, अगर 1 करोड़ जो है देखने को मिलता है कि कोई कंपनी 1 करोड़ का घाटा हो रहा है उसको, तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क यहाँ पे आपका MSME के लिए बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे इस कोड के अंदर 240 सेक्शन के अंदर रखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ है, तो फ्रेश इनिशिएटिव यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में लिया गया है और वो 1 साल तक है, जिसको कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में क्या हुआ है कि 1 साल तक इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी सारे कंपनीज़ घाटे में हैं, ऑलरेडी सारे कंपनीज़ जो है लॉस में जा रहे हैं। तो 1 साल का उनको टाइम देना चाहिए, जिससे कि ये पता चल पाए ना कि वो अपनी कंपनी को रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं, वो अपनी कंपनी का जो बैंकों से जो लोन लिए है उसको वो वापस कर पाएंगे कि नहीं। तो 1 साल का उनको टाइम दिया जा रहा है। अब IBC कोड का अगर हम लोग देखें कि अब तक जो है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो 221 रिजॉल्व केसेस हो चुके, 44% जो है रिकवरी देखा गया है इनका, जब से ये 2016 से ये काम पे आए हैं। और 13,000 जो है 13,500
566 केसेस जो है, जिसमें कि टोटल अमाउंट आपका 5 लाख करोड़ तक का है, उसको यहाँ पे आपका रिजॉल्व कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। तो आप लोग देख रहे हो कि काम इनका बहुत अच्छा किया जा रहा है और न्यूज़ में भी काफ़ी बार रहता है IBC, जिससे कि ये पता चल रहा है कि अब हमारे यहाँ जो NPA का इशूज़ जो बढ़ते जा रहा था, डिफ़ॉल्टर की नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रही थी, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे नहीं हो पा रहा, उसको सही तरीके से टैकल किया जा रहा है। कुछ और मेजर्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है। इंडियन पब्लिक कंपनीज़ के द्वारा जो यहाँ पे डायरेक्ट लिस्ट करना है सिक्योरिटीज़ का, तो इसको भी परमिशन किया गया है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में। प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है उसको लिस्ट किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो कि यहाँ पे आपका लिस्टेड कंपनीज़ में नहीं है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है, ये होता क्या है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कर्ज का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपका फिक्स टेन्योर होना चाहिए और जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर रेगुलर जो इंटरेस्ट है सर्टेन रेट में वो यहाँ पर रिसीव होते रहे, तो इसको हम लोग जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। साथ ही साथ अगर पेनाल्टीज़ देखें, जो कि यहाँ पे कम किया गया है सारे डिफ़ॉल्टर्स के लिए, जो कि स्मॉल कंपनीज़ के लिए है, 1% कंपनीज़ के लिए, प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए, स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब आइए थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे MSME सेक्टर्स के लिए एक्सक्लूसिवली किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि लिक्विडिटी बढ़ाया गया है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लाने की बात की गई है। सब ऑर्डिनेट डेट यहाँ पे है, जो भी स्ट्रेस्ड MSME है, जो कि आपका देखने को मिला है कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुए, हिट हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है। इस स्कीम में ये एम है कि यहाँ पे जितने भी MSME जो कि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, और जिनके पास नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, NPA है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है, तो इस स्कीम में इसको रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे MSME को प्रमोट किया जाएगा कि वो यहाँ पे जो है डेट यहाँ से जो बैंकों से लेते हैं, वो यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया जाएगा MSME को। साथ ही गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 20,000 करोड़ तक का जो है वो फैसिलिटेट करेंगे सब ऑर्डिनेट जो यहाँ पे डेट होता है MSME को। और इस पर्पज़ के लिए क्या होगा कि यहाँ पे आपका 4,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफ़र को। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि 2 लाख MSME जो है ना, उनको यहाँ पे इस स्कीम से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर बात करें क्रेडिट गारंटी जो ट्रांसफ़र यहाँ पे आपका ये CGTMSE है, तो ये है क्या, ये गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसके थ्रू यहाँ पे जो MSME सेक्टर्स है, MSC सेक्टर्स है, मीडियम और सेक्टर्स इंटरप्राइजेस है, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा हो सके। यानी कि वही है क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो अभी मैं बताई कि मान लीजिए कि मैं लोन लेती हूँ 1 लाख का और वापस नहीं दे पाती हूँ, तो सरकार ये कम्प्लीटली पूरा वापस करेंगे। सब ऑर्डिनेट डेट क्या होता है, ये समझने का कोशिश कीजिए। कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एंटिटी का, वो यहाँ पे 5 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि वो डिवाइड होता है। इन केस जो लिक्विडिटी है यहाँ पे एंटिटी का, सब ऑर्डिनेट डेट जो ये है, ये एक तरीके का लोन है जो कि आपका दूसरे कॉर्पोरेट डेट के द्वारा या फिर लोन के द्वारा जो है आपका रीपेड किया जाता है। यानी कि सब ऑर्डिनेट डेट है, जैसे कि मेरी जो कुछ कर्जे हैं, मैं बैंकों से लोन ली हूँ, लेकिन मेरी कर्जे है मैं यहाँ पे नहीं वापस से चुका पा रही हूँ, तो मेरे बदले कोई और होंगे जो कि इसको चुका पाएंगे, और ये आपका जो है एक चलते जाता है, वाइस वर्सा चलते जाता है। तो आप देखिए, पहले इक्विडिटी है, हाइब्रिड है, सब ऑर्डिनेट डेट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद सीनियर डेट हो जाता है जब ये कर्ज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर सीनियर सिक्योर्ड डेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये बढ़ते ही जाता है। हाईएस्ट रिस्क कहाँ होता है, तो यहाँ पे इक्विटी में होता है, और लोअर रिस्क कहाँ होता है, तो सीनियर सिक्योर्ड डेट में होता है। तो ये डेट का हायरार्की है, ये आप लोग को समझना होगा, ठीक है। इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है MSME में, एलोकेशन कितना है, तो 50,000 करोड़ तक का है। यहाँ पे आप लोग देखो कि डॉटर फंड 1 कहा जा रहा है, ये मदर फंड है, यहाँ पे आपको डॉटर फंड 1 देखने को मिलेगा, डॉटर फंड 2 है और डॉटर फंड 3 है। तो इस स्कीम का एम यही है कि फंड ऑफ फंड होना चाहिए। 10,000 करोड़ रखा गया है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी, यानी कि लंबे समय तक जो है MSME में यहाँ पे आपका फंड का जो क्रंचेस है वो देखने को ना मिले, और ये मदर फंड के द्वारा होगा और कुछ डॉटर फंड के द्वारा होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है कि MSME का जो साइज़ है वो बढ़ाया जाएगा, और इससे MSME को जो है ना यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा तो यानी कि MSME जो अपने बिजनेसेस होंगे वो अपना जो है शेयर वगैरह परचेज़ करेंगे, फिर सेल करेंगे, तो ये सारी काम किया जाएगा। रिवाइज़ किया गया है डेफिनेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्यों ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे MSME का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करें, तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड चल रहा था कि MSME की डेफिनेशंस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि MSME में काफ़ी ज़्यादा फियर देखने को मिलता है कि वो इस बेनिफिट से बाहर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चेंज किया गया है। पहला है कि एडिशनल क्राइटेरिया दिया गया है टर्नओवर का, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर्स में रखा जाता था वो हटा दिया गया है। पहला क्या था कि MSME यानी कि जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उनका यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों अलग अलग देखा जाता था, बट अब इसको हटा दिया
दिया गया है। तो देखिए कि चेंजेस इन डेफिनेशन क्या है, पहले क्या था अब क्या किया गया है। पहले आप लोग देखो कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस में अलग अलग था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में क्या था कि माइक्रो का 25 लाख से कम होना चाहिए, और यहाँ पे सर्विस में क्या है कि 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्मॉल में क्या है कि यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग में 5 करोड़ से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे सर्विस में आपका 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मीडियम में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ से कम होना चाहिए और 5 करोड़ से कम होना चाहिए सर्विस में। लेकिन जो चेंज हुआ है उसमें चेंज आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अलग अलग था, इसको हटा दिया गया है, अब एक ही रहेगा। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपका 1 करोड़ से कम होना चाहिए, और टर्नओवर यानी कि टोटल जो एनुअल इनकम इनका आता है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तब उसको माइक्रो की कैटेगरी में रखा जाएगा। स्मॉल कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए, 50 करोड़ से कम होना चाहिए, सॉरी। उसके बाद मीडियम की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है न्यू कैटेगराइजेशन किया गया है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे बिजनेसेस है ना वो यहाँ पे इंक्लूड हो पाएंगे, इस कैटेगरी में इंक्लूड हो पाएंगे। क्योंकि कुछ बिजनेसेस का आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता है लेकिन सर्विस अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ पे मीडियम कैटेगरी में होके भी वो कहाँ जाते हैं, तो माइक्रो में वो आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मीडियम कैटेगरी में है तो वो मीडियम कैटेगरी में ही अपना जो है यहाँ पे इंक्लूड हो पाएंगे और इस तरीके का फ़ायदा ले पाएंगे, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं ले पाते थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है ग्लोबल टेंडर टू डिसअलाउड अप टू 200 करोड़ रुपीज़। तो ये क्या है कि ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे एमएसएमई है ना जिसमें कि फॉरेन जो कंपटीशन है उससे जो है आप देखोगे कि इसको हटाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखो कि हमारे यहाँ जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और इसी के थ्रू ऐसा कहा जा रहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया हम लोग बना सकते हैं, हम लोग अपनी कंट्री में सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बढ़ाना है। एमएसएमई की बात करें तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि 30% से ज़्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ यहाँ पे 40% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो हर एक एस्पेक्ट से आप देखोगे कि एमएसएमई सेक्टर्स जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें एमएसएमई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यूज़ ऑफ फिनटेक है, ये यहाँ पे इंक्रेज किया जा रहा है जिससे कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़ सके। ई मार्केट लिंकेज है, एमएसएमई को जो है ये ऑनलाइन मार्केट से लिंक किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी मुद्रा शिशु लोन में, मुद्रा लोन यहाँ पे लाया गया था जिसमें कि आप देखोगे तो यहाँ पे शिशु लोन के बारे में इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 का लोन जो है किसी भी लोगों के मेरे द्वारा लिया गया शिशु लोन के तहत। ठीक है, ये तो लिमिट इसका शिशु लोन का इतना ही है, शिशु है फिर तरुण है। तो यहाँ पे शिशु लोन में आप देखोगे कि 50,000 करोड़ तक का 50,000 तक का मैं लोन ली हूँ। इसमें क्या है कि इसमें इंटरेस्ट भी देना होगा एक समय के बाद, मान लीजिए कि 2 साल के बाद। तो इसमें जो मेरा इंटरेस्ट देते हुए मेरा कितना आया कि मुझे कितना पे करना है, तो 80,000 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो मुझे 80,000 रुपीज़ यहाँ पे करना है, तो सरकार क्या करेगा ना कि यहाँ पे 2.5% तक का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, यानी कि जो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ रहा है उसमें से 2.5% की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सरकार यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे जो लोग होते हैं जो कि यहाँ पे वापस से लोन चुकता करने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं, तो वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे 2% का, सॉरी 2.5% बोली थी, ये 2% का आपका रखा गया है कि यहाँ पे 12 मंथ यानी कि 1 साल के अंदर जो भी लोन लिया जा रहा है उसको सरकार जो है 2% देकर चुकता करेंगे। ठीक है, साथ ही आप देखते हैं जनरल पॉलिसी रिफॉर्म जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक पैकेज का पार्ट है। तो सिग्निफिकेंट अगर मेजर अनाउंस किया गया है क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देखो कि कंडीशनल ट्रांसफ़र है, यानी कि मनी ट्रांसफ़र करने का बहुत ज़्यादा बात किया जा रहा था। वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये आप देख रहे हो कि आप लोग पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपका राशन कार्ड अगर मुंबई का है और आप बिहार आ गए हो तो आपका ये राशन कार्ड काम करेगा। यानी कि राशन कार्ड के थ्रू क्या होता है, पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपका फेयर शॉप से जो है ना आपको यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट किया जाएगा और ऑटोमेटिक रिन्यूएबल किया जाएगा। स्टेट इंडस्ट्रीज़ को कमर्शियल लाइसेंस यहाँ पे बिजनेस वगैरह को दिया जाएगा। पावर सेक्टर्स पे काम करना है कि जो एग्रीगेट यहाँ पे टेक्निकल कमर्शियल लॉसेज हो रहा है उसको कम करना है। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज़ पे काम किया जाएगा कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स फ्लोर रेट्स है उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे देखी जाएगी। तो ये सारा काम किया जा रहा है वो भी कोविड-19 को देखते हुए। ठीक है, अगर हम लोग टैक्स की बात करें जैसे कि टीडीएस वगैरह है, टीसीएस है, आप लोग पता है कि अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हो
तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि टीडीएस है, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज होता है। तो टीडीएस होता क्या है? टीडीएस मीन्स जो टैक्स यहाँ पे पेयर्स के द्वारा दिया जाता है ना, उसमें आपका कुछ डिडक्शन होता है। एम्प्लॉयर का यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो टीडीएस जैसा कटता है जब वो उनको यहाँ पे सैलरी पेमेंट करना होता है, फिर वो यहाँ पे जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। और टीसीएस क्या होता है कि ये आपका जो है ना टैक्स कलेक्टेड बाय पे और रिसीवर। जैसे कि एक ज्वेलर सेलिंग ज्वेलरी, यानी कि एक ज्वेलर जो है वो यहाँ पे अपना ज्वेलरी को बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है आईटी कंपनीज़ को, आईटी डिपार्टमेंट को वो दे देते हैं। यानी कि ज्वेलर वाली कंपनीज़ जो है दुकान वाले जो हम लोग को ज्वेलरी देते हैं, तो हम लोग से ये टीसीएस कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये किसको देते हैं? तो आईटी डिपार्टमेंट को दे देते हैं। ये एप्लीकेबल होता है कुछ सर्टेन गुड्स के ऊपर, जब ये आपका सेल किया जाता है तो उसी के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मेजर्स भी लिया जा रहा है इसमें कुछ कुछ। तो इस तरीके से टीडीएस में जो है ना अभी कटौती किया जा रहा है, क्योंकि इसका एम यही है कि लोगों के हाथ में जो है पैसे आना चाहिए, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स मेजर्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहला है कि विवाद से विश्वास स्कीम। ये आपका पेमेंट करना है बिना किसी एडिशनल अमाउंट के, और एक स्टिपुलेटेड जो टैक्स है उसको एक्सटेंड किया गया है कि 31 दिसंबर 2020 तक जो है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स अपना पे करना है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ अदर और पॉलिसी आपका मेजर्स है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी है, ये न्यू और सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड और डिफाइंड एरिया में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इसका एस्पेक्ट है। तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स यहाँ पे लिस्ट किया गया, जिसमें कि जितने भी पीएससीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस है। और अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो पीएससीज को यहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, वो भी इनके अप्रोप्रिएट टाइमिंग में और फिजिबिलिटीज़ में भी। ठीक है, पॉलिसी रिफॉर्म किया जा रहा है जो कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट हो। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है ये यहाँ पे प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी यहाँ पे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में। प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास जो है 11 एम्पावर्ड ग्रुप वो बनाए हैं, जिससे कि क्विक रिस्पांस टीम मिले और कोरोना वायरस जो आउटब्रेक है उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल यहाँ पे हर एक मिनिस्ट्री में बनाया जाएगा। रैंकिंग ऑफ स्टेट दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव करने के लिए, और इंसेंटिव स्कीम्स है जिसके थ्रू न्यू चैंपियन सेक्टर्स जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि आपका सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज में। तो ये सारा काम किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा। एक स्कीम है जिसको कि स्टेट में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर अपग्रेडेशन को इफेक्ट में लाते हुए, साथ ही यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लैंड है, लैंड बैंक है, ये सारी चीज़ को अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा और इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा जो भी यहाँ पे रेलिवेंट इंडस्ट्रीज़ है और जो अवेलेबल है इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए, जैसे कि 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क्स, ई स्टेट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी 5 लाख हेक्टेयर में। तो ये आपका मैप किया जाएगा इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। सारे जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो यहाँ पे रैंक किया जाएगा 2020 और 21 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरीके से देख लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, और ये आत्मनिर्भर भारत को ज़रूर अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये एसे में कंप्लीट होगा, एसे में आ सकता है सेल्फ रिलायंट इंडिया कैसे बनेगा। साथ ही ये आपका जो है जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, ये आपको दोनों पेपर में, 3 पेपर में आपका काम आएगा। और ऑप्शनल में भी अगर आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन लिए हो, उसमें अगर आप लोग को लगता है कि ये सारे कुछ टॉपिक्स जो है इंक्लूड कर सकते हो, तो आप लोग ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिएगा, है कि नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो मेरे लेसन को बस लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट लेसन भी आपको मिलते रहे, जैसे कि जुलाई मंथ की चली रही है, जून मंथ की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, बस आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स की एक लेसन आ जाएगी और पूरी कंप्लीट हो चुकी है मैगजीन। इसकी न्यूज इन शॉर्ट भी जो है वो वाली भी मैं आप लोग को कल परसों तक प्रोवाइड कर दूँगी, तो ये भी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे मैगजीन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अप्रैल मंथ की भी कुछ बाकी है, तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। वैसे क्या है ना कि PT 365 को आप फॉलो कर रहे हो, जो अपग्रेडेड वाला भी आया है अभी, तो उसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया जाता है वहाँ पे, और मेंस के लिए जो बच जाता है वो मुझे टाइम लगता है, तो मैं धीरे धीरे आप लोग का पहले का भी कराते जाती हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोकस करती हूँ और उस मैगजीन पर सबसे पहले फोकस करती हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग का टाइम जितना भी कम है उसमें मैं बस एक चीज़ आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि PT 365 भी चाहिए, तो उसके लिए बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।